स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया कि पहले 2 चरणों में मोदी जी ने सेंचुरी लगा दी, यानी 100 सीट के पार भाजपा पहुंच गई है, तो उसका हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं। इसमें 2 सीट सूरत में जो निर्विरोध हो गया वो जोड़ लीजिए। उसके अलावा अभी खबर आई है इंदौर से, इंदौर का भी कांग्रेस का प्रत्याशी भाजपा के साथ चला गया, तो 2 सीटें तो निर्विरोध ही हैं। उसके अलावा हमने अभी तक फर्स्ट सेकंड फेज की जिन सीटों की बात की है यूपी और बिहार की, उसमें 5 सीटों को छोड़ दें तो किसी सीट पर भाजपा के लिए दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। हमारे सारे पैनलिस्ट का ये मानना है। अब ये तो वैसे तो मैं कहता आप लोगों का पोल, लेकिन पोल हम बोल नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन का डंडा चल जाता है ना, उसको पुल बोल दीजिए। बीजेपी ने कितनी सीटें पुल कर ली हैं, तो आप कह रहे हैं 20 सीट तो फर्स्ट सेकंड फेज में। अनुमान अपना दे रहे हैं, अनुमान ही, अनुमान पोल से कोई लेना देना नहीं, हमारे मन में आ रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब जरा राजस्थान की फर्स्ट फेज सेकंड फेज की सीटें, काफी सीटों पर राजस्थान में चुनाव हो चुका है। जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। राजस्थान पूरा हो गया, पूरा हो गया ना, 25 सीटें पूरी हो गई। अब बताइएगा दिक्कत जहां मुझे बताइएगा। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू एक सीट, ओके फाइट है। झुंझुनू में कोई दिक्कत नहीं। सीकर, जयपुर ग्रामीण, अलवर कोई दिक्कत नहीं इसमें सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी भरतपुर, करौली, दौसापुर, धौलपुर, दौसा, नागौर। दौसा थोड़ी फाइट में है, ओके। मीड़ा नागौर नहीं, नागौर निकालेगी बीजेपी। दौसा के अलावा और कोई सीट आपको किसी को समझ में आ रही हो तो? ऑलराइट, सेकंड फेज की 13 सीटें। बाड़मेर, हाँ ये संकट, बाड़मेर में संकट है, मसला है। कौन रविंद्र भाटी वाली के दरअसल यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 कॉर्नर फाइट है, तीनों बहुत मजबूत हैं, चाहे वो मतलब कैलाश चौधरी हो, उमेदा राम हो या फिर रविंद्र भाटी, और तीनों का जो माहौल है उसमें से किसी एक के पक्ष में चला जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। तो हो सकता है बहुत नजदीकी मुकाबले में निर्णय हो। अब किसके पक्ष में जाएगा वो बताना। बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा कोटा में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, बाकी तो सब। कोटा लग रहा है आपको? और किसी को लगता है कोटा आप में से? मुझे नहीं लगता है। वैसे तो चर्चा तो ये है कि कोटा में बड़ा टफ फाइट है बीजेपी के लिए, लेकिन लगता नहीं है वहां से सीटें निकल जाएगी। ओम बिरला की सीट, हाँ बिल्कुल वहाँ पे फाइट। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, जालौर। लेकिन कोटा सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पिछले 4 बार से जो भी स्पीकर रहा है वो अगली बार रिपीट नहीं हुआ है लोकसभा में। पिछले 4 बार का आप इतिहास देखोगे स्पीकर का, तो वो अगला चुनाव जीता नहीं है या टिकट नहीं मिला है उसको। अच्छा, हाँ नहीं, लेकिन ये आप कोटा मत कहिए, लोकसभा अध्यक्ष का है। नहीं, नोएडा जो आता था वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता था। चलिए, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, जालौर, इसमें कुछ कहीं से दिक्कत नहीं दिखती आपको? नहीं इसमें। अच्छा, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, पाली, टोंक, सवाई माधोपुर, ये भी कोई थ्रू। तो 25 सीटें राजस्थान की, सारी 25 सीटें कुल मिलाकर चूरू, दौसा, बाड़मेर 3 सीटों पर हमको लग रहा है कि बीजेपी के लिए। ओम बिरला जी अभी सुन रहे होंगे तो वहीं से कहेंगे नो, इस तरह की बात नो। तो चलिए, क्योंकि आप 4 में से 3 ने कहा कोटा में दिक्कत नहीं, तो मैंने उसको टफ में नहीं माना है। इस लिहाज से व्यूअर्स आप देखिएगा 42 सीटों पर अभी तक आप देख रहे हैं कि, और 50 में से 42 सीटों पर कोई दिक्कत बीजेपी के लिए नहीं दिखाई दे रही है। 42 सीट, 42 आउट ऑफ 50, तो अच्छा स्कोर जो है स्कोर चल रहा है। एमपी की सीटें फर्स्ट सेकंड फेज की दिखा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का 80% का स्ट्राइक रेट जी, तो 84% हो गया। चलिए, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। मंडला के बारे में बहुत लोगों ने बोला था गड़बड़ है, मंडला कहा जा रहा है, और छिंदवाड़ा भी अभी भी आसान नहीं है। फग्गन सिंह कुलस्ते फंसे हुए वहां पर अभी। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते फंसे हैं, छिंदवाड़ा में वो जो लड़ रहे हैं। हाँ, कमलनाथ छिंदवाड़ा के लिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर है। मानेंगे तो टफ में ना, टफ ही है, 2 ही सीट टफ मान लीजिए। सतना, रीवा, खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद, सब थ्रू तरफा है। तो 12 में से तो वैसे ही जोड़ी है ना जैसे सूरत और इंदौर हो रहा है। खजुराहो में भी तो सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है, वो भी वैसे ही। हाँ, खजुराहो में भी तो खजुराहो शर्मा के लिए राह और आसान हो गया। 3 हो गया, 3 तो निर्विरोध। और वैसे भी देखिए खजुराहो में जो शानदार एयरपोर्ट दिया है, खजुराहो, पन्ना, इसको मिलाकर जो बढ़िया एक तरह से कहें वहाँ विकास के लिए जो काम, कैंडिडेट ही ले लेंगे। नहीं, वैसे कैंडिडेट तो साइन वाइन नहीं किया, विकास नहीं आत्मसमर्पण किया, उसे ये मत कहिए कि ले लिए, उसको लगा होगा विकास बहुत हो गया तो हम चलेंगे। अब जरा कर्नाटक की 14 सीट है, थोड़ा सा टफ होगा कर्नाटक में क्योंकि बहुत ज्यादा निगाह नहीं रहती है। फिर भी उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, मैसूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, चामराजनगर। बैंगलोर ग्रामीण जो बैंगलोर ग्रामीण में फाइट है बस, मुख्यमंत्री का एरिया। बैंगलोर ग्रामीण में डीके शिव कुमार का भाई एक ही सीट थी कांग्रेस की पिछली बार ये, लेकिन डीके शिव कुमार का अलग राष्ट्र घोषित कर देने डीके शिव कुमार का भाई चुनाव हार रहा है, जो इनपुट है वहां से उसमें वो चुनाव हार रहा है। हालांकि पैसा बहुत डीके शिव कुमार ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, कोई फाइट में मानेंगे। बेंगलुरु ग्रामीण आपने बताया दिक्कत, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, कोलार, बेंगलुरु साउथ, चिकबलपुर, कहीं दिक्कत नहीं दिखाई दे रही इसमें दिक्कत आपको। तो 14 में से 2, तो ये हो गया साहब आपका 12 सीटें यहाँ से आ गई साहब।
तो 42 और 12 54 सीटें आप देख रहे हैं। 54 सीटों पर अभी तक हमको लग रहा है बीजेपी थ्रू होती हुई दिखाई दे रही है। अभी इसमें बहुत सारी सीटें हमने छोड़ी होंगी, नॉर्थ ईस्ट की सीटें इसके अंदर होंगी। उड़ीसा में इलेक्शन हो गया, उड़ीसा की उड़ीसा में एक भी सीट सीट में अभी नहीं हुआ है। इसमें महाराष्ट्र की सीटें नहीं है, हाँ, महाराष्ट्र बंगाल नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। 54 मतलब हमारे में हाफ सेंचुरी पार। स्ट्राइक रेट आप लगाएं तो लगभग स्ट्राइक रेट जो है 80-85% का, 84 का। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो जो अमित शाह कह रहे हैं तो सच के करीब लगता है। वो वही तो कोई संदेह 100 नहीं। सीटें की मतलब 100 के पार होगा। उत्तराखंड की 4 सीटें में चुनाव हो गया था, 4 सीटें बीजेपी की आ रही है। उत्तराखंड में 4 हो गया है, उत्तराखंड की 4 और 58 जी 4 बिल्कुल ठीक सीट है। हो गई, 4 हो गया है। उत्तराखंड में 5 है, 5 सीटें हैं। हाँ 5 सीटें, 5 आ रही है उत्तराखंड की। तमिलनाडु में हो गया 39 सीट पे। केरल की 20 सीटें पूरी हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ साउथ की कोई भी ना जोड़ो, केवल नॉर्थ की हम जोड़ लें तो 62 सीटें बन गई अभी तक। बिल्कुल 62 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को थ्रू हो जाना चाहिए। और इसमें हमने जो सीटें छोड़ी हैं वो केवल ये कि यहाँ पर हाँ कोई सामने से अगर मजबूती से लड़ रहा है तो छोड़ दी। मतलब ये नहीं कि वो सीट बीजेपी हार रही है। अब जरा अगले फेज की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे तो पहले चरण की 5 सीटें, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कंफर्म आ रही है। एक चंद्रपुर में रिस्क है, और दूसरे चरण की आप अगर पकड़ोगे सर 2 2 4 2 6 8 सीटों में से 1 सीट में फाइट है, बाकी सब आ रही है। महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा दूसरे फेज की हम सीटों की हम लोग बात करें अगर, तो मैंने उत्तर प्रदेश की 3rd, 4th और 5th फेज की आपके सामने बात की थी। इसमें मैनपुरी, आंवला, कन्नौज, रायबरेली, अमेठी, इन 4 सीटों को 5 सीटों को छोड़ दें अगर तो कहीं कोई दिक्कत जो है वो दिखाई नहीं दे रही थी। ये कुल मिलाकर के 37 सीटें हैं। तो 37 सीटों में से 4 सीटें, तो मतलब 33 सीटें थ्रू हो जानी चाहिए भाजपा की, ऐसा लगता है। बिहार में जो आ रही हैं अगले वाले फेज में देखिएगा, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुर, खगड़िया। प्रोफेसर साहब, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को इनमें कहीं दिक्कत होगी। अररिया में थोड़ा सा कॉन्टेस्ट है, लेकिन बाकी सारी सीटें थ्रू। मुंगेर, बेगूसराय, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, कहीं नहीं, कोई दिक्कत सब नहीं एनडीए है। की सीट है ये? सारी एनडीए की सीट है। आप उजियारपुर से नित्यानंद राय लड़ रहे हैं। पिछली बार भी बहुत उनका मार्जिन बहुत हाई था, इस बार भी उनको बहुत अच्छा काम भी किया है उन्होंने। कोई ऐसी सीट इसमें से ऐसी बिहार से दिख नहीं रही है जहां पर उनको डिफिकल्टी। सर असम की भी हो गई, 10 सीटों पे चुनाव, 200 बीजेपी जीत रही है उसमें, 14 में से 2 फेज में हो गया असम। नहीं तो किसी सीट पर आपको नहीं दिखाई दे रहा कि वहां दिक्कत है? नहीं, असम में सारी सीटें आ रही है। जहां थोड़ी फाइट होगी वो 3rd फेज में है, 1-2 सीट में। तो ये अभी 72 का 10 की 10 आ कौन रही सा है। आंकड़ा फिर तो आसाम सेकंड की फेज 10 की 10 आ रही है। 3rd फेज में सर सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। सारण में थोड़ा सा कॉन्टेस्ट है। लालू की बेटी चुनाव लड़ रही है सारण प्रताप रूडी के खिलाफ। सारण को इस बार थोड़ा सा आप कंटेस्ट में आप कह सकते हैं। राजीव प्रताप रूडी की बेटी, राजीव नहीं, प्रताप नहीं, रूडी के खिलाफ लालू की बेटी लालू की रोहिणी आचार्य यहाँ से आचार्य लड़ रही है सारण से। तो वो एक सीट है जो इसे आप प्रश्न के दायरे में रख सकते हैं, प्रश्नवाचक। सर ये भी मतलब 15 में से केवल 2 सीट पर दिक्कत है बिहार में आने वाले फेज के अंदर, 5th फेज तक। एमपी की 3rd फेज की 9 सीटें, भोपाल, विदिशा, राजगढ़। उसमें भी एक औरंगाबाद सीट हम लोगों ने छोड़ दिया था बिहार में, वो आपका शायद 1st फेज का था। हाँ जी बताइए। हाँ, उसमें औरंगाबाद सीट जो है, औरंगाबाद औरंगाबाद तो ठीक है, जहानाबाद जो है, जहानाबाद अभी हुआ नहीं। जहानाबाद अभी नहीं हुआ है जी। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर आपने बता दिया। एमपी की भोपाल, विदिशा, राजगढ़, बैतूल, सागर, गुना, कहीं सीट कोई दिक्कत ये सब क्लीन स्वीप वाली सीट है, ये सब रिकॉर्ड मार्जिन वाली सीटें हैं, इसमें कहीं कोई संकट। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लड़ रहे हैं इसी में लड़ रहे हैं, इसी में शिवराज चौहान लड़ रहे हैं, इसी में दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, अमित शाह का वही बयान था। ये मुझे लगता है राजस्थान 9 सीटों पे चुनाव और हैं। सर 9 सीट राजस्थान पे आता हूँ सर। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जोधपुर वाली सीट है और जालौर, उसमें फाइट है सीट। चूरू और झुंझुनू वाली आप बोलेंगे। और जालौर की सीट पे भी लगता है वहाँ वैभव गहलोत लड़ रहा है। और जोधपुर वाली सीट में किस तरह से जो उचियारा मुरैना आप कह रहे टफ है, मुरैना में एक फाइट है, बाकी 9 सीटें। ये मैं 3rd फेज की व्यूअर्स आपको सीटें एमपी की बता रहा था। इसमें केवल 1 सीट पर दिक्कत हमारे व्यूअर्स जो है पैनल बता रहा है, 9 में से 1 सीट केवल मुरैना में दिक्कत है। 4th फेज की में जो आएगी मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर, इंदौर में तो हो गया खेल। इंदौर में तो अभी वो बाकी निर्दलीय बैठ जाएंगे तो जीत का सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा बीजेपी को। देवास, उज्जैन मुख्यमंत्री का इलाका, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खरगोन, पूरा मालवा का एरिया बीजेपी जीत रही है कंफर्टेबली। यहाँ कोई नहीं है, पूरी कोई संकट नहीं है। नहीं किसी भी सीट में नहीं है। कर्नाटक में आएगा 3rd फेज, चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा। यहाँ से अध्यक्ष साहब कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। चित्रदुर्गा से उनके वो लड़ नहीं रहे ना चुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं लड़ रहे वहां से। रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावनगेरे, शिमोगा, ये कर्नाटक की सीटें हैं जो 3rd फेज के अंदर जाने जा रही है। देखिए लड़ाई तो जो कुछ लोगों का मानना है कर्नाटक में इस बार अच्छी हो रही है,
बिल्कुल वहाँ पे है। एक वहाँ पे दर्शक जो ने issues बिहार हैं, से उसको भेजा लेकर है। भी, जिस तरह से एक दर्शक ने जो बिहार से भेजा है, इलेक्शन है, उसको भागलपुर लेकर भी ये सीट सारी बीजेपी चीजें जीत रही है और बांका की सीट जो है वो हो सकता है क्राइसिस में हो। नहीं तो इस लिहाज से सर अगर चला जाएगा तो मतलब यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, यही 4 राज्य जो हैं इन्हीं में मतलब मोटा खेल तो कांग्रेस के साथ हो गया। देखिए मोटा मोटी यदि आप कहें तो आप ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि जितनी भी सीटें हैं 7% से 10% के बीच आप माइनस कर लें तो बाकी सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। ये सारा एनालिसिस आपका सब कुछ गुणा भाग करने के बाद है ना? देखिए बहुत दिनों से आप तो अभी कर रहे हैं, हम लोग तो शायद रोज ही एक बार ड्राइंग बोर्ड पे बैठ जाते हैं और तब लगता है कि भाई बहुत कंजर्वेटिव कर लेते हैं तो फिर भी वो 300 पार चला जा रहा है। नहीं तो देखिए हमारा ही आंकड़ा जो है बहुत सारे राज्य छोड़ देने के बाद 70 प्लस पर तो भारतीय जनता पार्टी का फर्स्ट सेकंड फेज का पहुंच गया है। तो अमित शाह जी कह रहे हैं अगर 100 के पार हो गया है तो बहुत मुमकिन है, क्योंकि हमने बहुत सारे अभी समय तमिलनाडु नहीं लिया है। 100 पार में कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन 100 पार तो शत सर अगर 2 फेज में बीजेपी 100 पार है तो फिर आगे तो मतलब अभी 1/3 चुनाव हुआ है अभी तो। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये चुनाव नरेंद्र मोदी की लहर का चुनाव है। नरेंद्र मोदी की लहर में कौन बचेगा, कहां बचेगा, इसकी चर्चा करिए। क्या मिलेगा इसकी चर्चा अब नहीं रह गई। और जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो भाषण ही नहीं करते अब 400 पार, वो कह रहे हैं कि हम तो 400 पार की ओर नजदीक पहुंच गए हैं। जितने इंटरव्यूज दे रहे हैं, जितनी सभाएं हो रही हैं, उसमें वो कह रहे हैं साफ साफ। और आपने जो एक बात कही ना कि आरक्षण की वीडियो चला रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको 400 चाहिए ही इसीलिए क्योंकि हमको ये SC ST OBC का आरक्षण, उनकी आवाज, उनके हित, उनके हक, वो सब कांग्रेस का जो खतरनाक डिजाइन है उससे बचाना है। और वो आज थोड़ा सा आगे भी जा रहे हैं, वो मतलब संपत्ति को लेकर जिस तरह से बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी की जो पूरी बातचीत थी, जो पूरा उनका मोमेंटम था, जिसकी चर्चा भी हम लोग करते थे, कई बार ये भी होता था, प्रोफेसर साहब भी 1-2 बार कहते थे कि नैरेटिव किस तरह से बन रहा है। अब आप देखिए पूरा नैरेटिव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द फिर से हो गया। पहले चरण का मतदान हुआ, उसके बाद से पूरा नैरेटिव उन्हीं के इर्द गिर्द है। मेरा ये मानना है कि पहले चरण में भी वही स्थिति थी, आगे बस लाउड नहीं था। आगे आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन ये बड़ा सोचने वाली बात है, कैसे हवा से एकदम से एक मुद्दा उछल जाता है और फिर सब लोग उस पर बात करने लगते हैं। आरक्षण को लेकर किसी पार्टी ने कुछ कहीं नहीं लिखा है, कोई बयान नहीं, चुनाव से पहले किसी ने नहीं कहा। अचानक आप भाजपा पर कांग्रेस वाले ले उड़े कि ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले उल्टा कांग्रेस पर चढ़ पड़े कि ये तो आपका आरक्षण छीनेंगे ही नहीं, मुसलमानों में बांट देंगे। देखिए तो इस तरीके की होती है बातें। देखिए सौरभ जी, सच्चाई तो ये है कि मुझे आज भी याद है बिहार में जब आरक्षण लागू किया जा रहा था पहली बार 1977 के बाद की बात है, सारी कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में खड़ी थी। अच्छा, सारी कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में खड़ी थी, बाकी पार्टियां नहीं थी, लेकिन कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी थी। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो क्रांति चौक है, वो जो चौराहा है जहाँ डी स्कूल और वगैरह सारे मिलते हैं सारे, उसे क्रांति चौक नाम दिया गया था। सारी फंडिंग से लेकर के सारे काम जो है वो कांग्रेस पार्टी करती थी।